हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं विपिन आप सबको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से इस चैनल में क्लास 9th का भी सीरीज स्टार्ट हो गया है। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पे क्लास 10th का सीरीज चल रहा है और वह चलता ही रहेगा। हमारे प्यारे बच्चों की डिमांड के ऊपर आज से क्लास 9th का भी सीरीज शुरू कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को भी देख रहे हैं वो कोशिश करेंगे अपने पास किताब खोल के जरूर रखेंगे। हम लोग ऑफलाइन में चैप्टर 3 तक पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो की मदद से हम लोग चैप्टर 4 को देखेंगे और चैप्टर 4 से ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए ज्यादा विलंब ना करते हुए सीधा चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए, हम लोग को पढ़ना है चैप्टर 4 में दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये जो यहाँ पे हेडलाइन लिखा हुआ है इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये आपको भली भांति समझ में आ जाएगा तो चैप्टर में क्या बनाना है इसके बारे में आप खुद से अंदाजा लगा सकते हैं और वो बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखा हुआ है ये कोई नया वर्ड्स नहीं है, आप इसके बारे में भली भांति परिचित है। तो एक बार हम नोटिस करवा देते हैं ये जो वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए दो चरों वाले रैखिक समीकरण। थोड़ा नोटिस कीजिएगा यहाँ पे कि गणित में दो प्रकार के राशि प्रयोग होते हैं। एक होता है चर और दूसरा होता है अचर। चर कहने का मतलब है वैसे प्रकार की राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है, उसको चर कहते हैं। इंग्लिश में इसको वेरिएबल कहा जाता है। तो मतलब ये अंग्रेजी के अक्षर होते हैं, ए से लेके जितने भी लेटर्स इस्तेमाल होते हैं अंग्रेजी के वो सभी चर में आते हैं। ये वेरिएबल होता है, इसका मान समीकरण के आधार पे या स्थिति के आधार पे बदलता रहता है। जैसे एक जरा यहां गौर कीजिएगा, यदि ये दिया हुआ x प्लस 4 बराबर 8 तो यहां होगा x बराबर 8 माइनस 4 बराबर 4। एक ये समीकरण था जहां पे x का मान आया 4। ठीक इसी प्रकार से x प्लस माइनस 5 इक्वल्स 8 है तो हो जाएगा x बराबर 8 प्लस 5 हो गया x बराबर 13। अब यहां थोड़ा नोटिस कीजिए, ये भी x ही है और a भी x है। ये दोनों x है लेकिन इन दोनों का मान समीकरण के आधार पे अलग अलग आया है। यहां पे x का मान आया है 4 और यहां पे x का मान आया है 13। तो ये इसका मान जो अभी 4 था वो बदल के 13 हो गया। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि इसका मान निश्चित नहीं है। इस तरह अगर हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे या फिर कोई दूसरा इक्वेशन को हल करेंगे तो वहां पे हमको कोई दूसरा मान इसका निकल के सामने आएगा। तो इससे ये पता लग गया कि जो चर का मान है वो फिक्स नहीं होता है। तो जो भी स्टूडेंट्स इसको लिखना चाहते हैं वो पहले लिखिए चर किसे कहते हैं और उसके बाद लिखिए कि वैसे प्रकार की राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है उसे चर कहते हैं। और एग्जाम्पल में आप लिखिएगा अंग्रेजी के जितने भी अक्षर होते हैं वो सभी चर होते हैं। उसके बाद नोटिस कीजिए दूसरा राशि पे जो गणित में बहुत ज्यादा उपयोग होगा तो वो कौन सा है, तो वो है अचर। अचर कहने का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। ये कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का मतलब जिसका मान निश्चित होता है, फिक्स है। तो देखिए वैसे प्रकार की राशि जिसका मान फिक्स होता है या निश्चित होता है उसे अचर बोलते हैं। तो गिनती के जितने भी नंबर्स यहां पे इस्तेमाल होंगे वो सारा अचर होगा। तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4 ये जितने भी नंबर्स यहां पे हम लोग यूज करते हैं गणित में वो सब अचर होता है। अचर इसलिए क्योंकि इन सभी का मान स्थिति के आधार पे या समीकरण के आधार पे बदलता नहीं है, ये फिक्स होता है। जैसे यहां एक बार नोटिस कीजिए, अभी हम x प्लस 1 इक्वल्स 5 लिए तो यहां पे होगा x बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4। दूसरा इक्वेशन यहां लीजिए x माइनस 1 बराबर 5, x बराबर 5 प्लस 1 बराबर हो गया 6। इस जगह पे ये जो यहां पे इस्तेमाल किया गया, अभी इस पे साइन पे ध्यान मत दीजिएगा, इस पे नोटिस कीजिए ये जो अभी है ये 1 है और यहां पे नोटिस कीजिएगा यहां पर भी 1 है। साइन पे नोटिस मत कीजिएगा, इस पे नोटिस कीजिए ये 1 है। यहां ध्यान दीजिए ये 5 है और ये भी 5 है। ये दोनों अलग अलग समीकरण है लेकिन दोनों समीकरणों में जो ये इस प्रकार का भी राशि प्रयोग हुआ है, देखिए ये फिगर जिसको 1 बोलते हैं और ये फिगर जो 5 के रूप में जाना जाता है, यहां पर भी उसका मान 5 ही है और इस समीकरण में भी इसका मान 5 ही है। इस समीकरण में इसका मान 1 है और इस समीकरण में भी इसका मान 1 है। लेकिन थोड़ा जरा नोटिस कीजिएगा यहां पर भी x है, देखिए यहां पर भी x है और इस समीकरण में भी x है। लेकिन हल करने के पश्चात हम लोग को यह नजर आता है कि इस समीकरण में x का मान 4 आया है लेकिन इस समीकरण में x का मान 6 आया है।
इससे क्या प्रूफ हो रहा है? इससे ये बात प्रूफ हो रहा है कि ये जो मान होता है, जिसको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, जो चर के रूप में जाना जाता है, उसका मान फिक्स नहीं होता है, ये निश्चित नहीं होता है। लेकिन अचर जो कांस्टेंट होता है उनका मान फिक्स होता है। तो जो स्टूडेंट इसको लिखना चाहते हैं वो लिखिए क्वेश्चन में पहले अचर किसे कहते हैं और वहां पे इसका डिफिनेशन लिखिएगा। वैसे प्रकार की राशि जिसका मान निश्चित होता है उसे अचर कहते हैं। तो अधिकांश जितने भी गिनती के नंबर्स होते हैं वो सभी अचर होते हैं। अब यहां दूसरा वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, रैखिक समीकरण। इसको हम मिटा लेते हैं। ये जो रैखिक समीकरण लिखा हुआ है ये भी कोई नया वर्ड नहीं लिखा हुआ है। आप क्लास 8 में इसके बारे में पढ़े थे, वहां बीजे व्यंजक के बारे में बताया गया था। या फिर जो कोई सीबीएसई का स्टूडेंट है वो भली बात जानते होंगे क्योंकि वो क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। देखिए रैखिक समीकरण कहने का मतलब क्या है, तो एक बार थोड़ा हम बैक चले जाते हैं कि यह रैखिक समीकरण आया कहां से था। ये बीजीय व्यंजक है, ये बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक कहने का मतलब है कि वैसे प्रकार के व्यंजक जिसमें चर और अचर का सम्मिलित रूप होता है। तो चर और अचर के सम्मिलित रूप को बीजीय व्यंजक कहा जाता है और इसको इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये इंग्लिश में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के रूप में जाना जाता है और हिंदी में बीजीय व्यंजक बोलते हैं। बीजीय व्यंजक दो प्रकार का होता है, थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा। एक होता है पद के आधार पर और दूसरा होता है घात के आधार पर। पद और घात का मतलब क्या होता है, तो यहां नोटिस कीजिएगा, थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिएगा। इसको बोलते हैं टर्म्स, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, और बोलते हैं अकॉर्डिंग टू पावर। ठीक है, तो जो पद के आधार है, पद के आधार पे भी बीजीय व्यंजक को विभाजित किया गया है और दूसरा घात के आधार पे विभाजित किया गया है। तो पद के आधार पे इसका जो नाम होता है वो थोड़ा एक जरा यहां पे गौर कीजिएगा, होता है एक पदी, फिर होता है द्विपदी, फिर होता है त्रिपदी और उसके बाद होता है बहुपदी। ये जो नाम है यहां पे, ये जो दिया हुआ है, ये बीजीय व्यंजक ही है, लेकिन किसके आधार पे लिखा गया है, तो ये अकॉर्डिंग टू टर्म्स लिखा गया है, ये पद के आधार पे लिखा गया है। अब थोड़ा नोटिस कीजिएगा, पद कहने का मतलब ऐसे होता है, देख लीजिए यहां पे, ये 7x + 3y। तो ये जो हम यहां पे लिखे इसमें दो पद है, एगो 7x है और दूसरा 3y है। उसके बाद 3xy + z, ये दो पद वाला है, एक 3xy है और दूसरा z है। तो पद का मतलब होता है कि वो जो गणितीय सूत्र होते हैं, जो रिलेशन है, भागा गुना जोड़ घटाव, उसके आधार पे कितना भाग को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे 2 भाग जुड़ा हुआ है, यहां पर भी 2 भाग जुड़ा हुआ है। तो जिसमें सिंगल रहेगा मतलब वो रहेगा केवल x, या रह सकता है 2xy, या हो सकता है 3xyz, कुछ भी सिंगल रहेगा। वहां पे जोड़ घटाव के साथ, रिलेशन के साथ में कोई दूसरा भाग नहीं जुड़ा रहेगा। द्विपदी का मतलब जिसमें 2 पद रहेगा, हो सकता है x + y। त्रिपदी का मतलब इसमें 3 पद रहेगा, जैसे 2x + y + z। और बहुपदी का मतलब जिसमें 3 से अधिक पद रहेगा। अब देखिए ये हुआ पद के आधार पे, उसके बाद है घात के आधार पे। तो घात के आधार पर कहने का मतलब होता है कि पहला आएगा रैखिक व्यंजक या फिर रैखिक कहा जाता है इसको। दूसरा कहा जाता है द्विघाती, उसके बाद कहा जाता है त्रिघाती, उसके बाद इसका नाम है बहुघाती। अब थोड़ा नोटिस कीजिएगा कि जो हम लोग को पढ़ना है रैखिक, ये वाला बात यहां पे आया है, ये है रैखिक व्यंजक। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, ये सब किसका प्रकार है, ये सब है बीजीय व्यंजक का प्रकार। और ये जो रैखिक आता है वो घात के आधार पे आता है। मतलब ये भली बात हम लोग जान गए कि ये चर के घात के बारे में जरूर बात करेगा। अब थोड़ा एक बार हम नोटिस कर लेते हैं कि रैखिक का मीनिंग क्या होता है। रैखिक समीकरण कहने का मतलब है कि वैसे प्रकार के समीकरण जिसमें चर का अधिकतम घात 1 होगा, और चर का अधिकतम घात 1 होगा तो उसी को बोलते हैं रैखिक समीकरण। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसका एग्जांपल में 2x + 3y लिखा हुआ है, तो थोड़ा यहां ध्यान दीजिएगा, 2x + 3y में यहां पे जो मान है इसी को बोलते हैं घात। अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, और अगर ये पूरे बहुपद में उपयोग की जाने वाली चर में अधिकतम घात 1 है तो वह रैखिक समीकरण होगा। तो थोड़ा एक बार बताइए, तो ये 2x² + 3y क्या रैखिक समीकरण होगा? ये रैखिक समीकरण नहीं है।
क्यों नहीं पता है? क्योंकि यहां पे इसका तो घात 1 है, लेकिन इसका घात यहां पे 2 है, इसलिए ये पूरे समीकरण का, ये पूरे व्यंजक का अधिकतम घात 2 हो जाता है। और अधिकतम घात 2 रैखिक समीकरण नहीं कहलाता है, वो कोई और समीकरण कहलाएगा, इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो रैखिक समीकरण रैखिक समझ में आ गया, समीकरण अभी नहीं होगा, रैखिक समझ में आ गया। रैखिक का मतलब जिसका अधिकतम घात 1 होता है। अब देखिए दूसरा है इसका द्विघाती। द्विघाती व्यंजक का मतलब होता है कि वैसे प्रकार के बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात 2 हो, और जब चर का अधिकतम घात 2 होता है तो उसको बोलते हैं द्विघाती बीजीय व्यंजक। अभी बीजीय व्यंजक बताया जा रहा है, समीकरण नहीं बता रहे हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल में 2x² प्लस 3y। अब ऐसा नहीं कि सर आप ये लिख रहे हैं तो केवल यही इसका एग्जांपल होगा, ऐसा नहीं है। आप कोई भी एग्जांपल इसमें लिख सकते हैं, उसका केवल अधिकतम घात 2 होना चाहिए और इसके लिए अधिकतम घात 1 होना चाहिए। आप कोई भी चर को लेके बना सकते हैं और उसका एग्जांपल लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है त्रिघाती। त्रिघाती का मतलब क्या होता है? तो वैसे प्रकार के बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो, और जब चर का अधिकतम घात 3 होता है तो उसका नाम होता है त्रिघाती। और ये देखिए ये है त्रिघाती। तो कोई पूछेगा सर यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, तो बाबू 2 तो लिखा हुआ है, लेकिन ये अधिकतम घात नहीं है। ये पूरे बहुपद को अगर हम देखें तो इस बहुपद में अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघाती कहलाएगा। मतलब वो कौन सा बीजीय व्यंजक है उसका डिसीजन या उसका निर्धारण उस बहुपद के अधिकतम घात के द्वारा ही किया जाता है। अब अगला है बहुघाती। तो जिसमें 3 से अधिक घात होता है उसको बहुघाती कहा जाता है। तो ये बात आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो बात हमको पढ़ना है रैखिक, वो कहां से आया है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, जो हम लोग को पढ़ना है रैखिक, वो आया है बीजीय व्यंजक से। और वो किसका प्रकार में है? तो घात के आधार में इसका प्रकार आता है जिसका नाम है रैखिक बीजीय व्यंजक। तो ये बात क्लियर हो गया। रैखिक का मतलब कि चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए, और जिसमें कितना चर होना चाहिए? 2 चर। अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं और इसको हम थोड़ा मिटा लेंगे। आप सबसे बस इतना ही निवेदन होगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने सर्कल के जितने भी आपके फ्रेंड्स होंगे उन सभी तक पहुंचाने का जरूर कोशिश करें, क्योंकि ये मेरा प्रयास है कि ये लॉकडाउन की विषम परिस्थिति में अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है, और ये मेरा प्रयास तब सफल होगा जब आप इसमें थोड़ा सा सहयोग करेंगे। तो आपका सहयोग बस इतना है कि इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और सब्सक्राइब करने के बाद वहां पे वो बेल आइकन आता है, उसको आप प्रेस कर देंगे, क्योंकि जितना बार वीडियो हम अपलोड करेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब चलिए चलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसको देखते हैं। अभी हम लोग देख लिए चर क्या होता है, रैखिक देख लिए। अब समीकरण। समीकरण का मतलब क्या होता है? तो जिसमें 2 पक्ष हो, जिसमें 2 पक्ष होता है उसको समीकरण बोलते हैं। तो 2 पक्ष कहने का मतलब है कि अगर हम लिखते हैं x + 7 तो ये केवल एक पक्ष है, और ये अभी समीकरण नहीं कहलाएगा, ये अभी व्यंजक कहलाएगा, ये अभी बीजीय व्यंजक है। लेकिन जैसे ही इसको हम किसी के साथ तुलना करने लगते हैं, मतलब जब हम इसको किसी के साथ कंपेयर करते हैं, जैसे हम इसको 8 के साथ तुलना कर रहे हैं, तो ये अब तुलना के लिए उपयोग करेंगे जब, तो ये व्यंजक नहीं अब समीकरण में कन्वर्ट हो गया और ये अब कहलाएगा समीकरण। तो ये कौन सा समीकरण कहलाएगा? 1 चर वाला है, 2 चर वाला है, रैखिक है या द्विघाती है? तब यार थोड़ा नोटिस कीजिएगा, ये पूरे समीकरण में एक चर प्रयोग हुआ है और वह चर है x, और इस चर का जो अधिकतम घात है वो है 1। तो हम इसको बोल सकते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण, क्योंकि अभी जस्ट आपको हम समझाए कि अधिकतम घात अगर चर का 1 होता है तो वह रैखिक कहलाता है, अधिकतम घात अगर 2 होता है तो वह द्विघाती कहलाता है, अधिकतम घात अगर 3 होता है तो वह त्रिघाती कहलाता है। लेकिन थोड़ा नोटिस कीजिए, हमको पढ़ना है 2 चर वाले के बारे में। मतलब ये फिक्स हो गया कि समीकरण में 2 चर होगा। वो 2 चर कुछ भी हो सकता है, एक्स वाई भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, पी क्यू भी हो सकता है। तो एक बार यहां थोड़ा नोटिस कीजिएगा। अब यहां देखिए जो आपका चैप्टर का हेडिंग है उसका एग्जांपल हम लिख रहे हैं। देखिए 3x + y = 7। अभी थोड़ा इसको हम मिटा देते हैं। अब यहां थोड़ा नोटिस कीजिएगा, अभी तक ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ये अभी 2 चर वाला बीजीय व्यंजक है जिसका अधिकतम घात 1 है। तो ये रैखिक तो कहलाएगा लेकिन रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगा। लेकिन जैसे ही इसका तुलना हम किसी और के साथ करेंगे,
चाहे वो किसी वेरिएबल के साथ में करेंगे या किसी कांस्टेंट के साथ में करेंगे या फिर कोई संख्यात्मक मान के साथ में उसकी तुलना करेंगे, तो जैसे ही हम लोग तुलना करके उसको दो पक्ष में परिवर्तित करेंगे तो वो समीकरण बन जाता है। जैसे 3x प्लस वाई बराबर 8, ये एक समीकरण बन गया। और समीकरण के इस पक्ष को, इधर वाले पक्ष को पता नहीं क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है LHS, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको कहा जाता है RHS। ये थोड़ा याद रखिएगा, ये आपका चैप्टर में बहुत बार उपयोग होगा, तो आप कोशिश कीजिएगा ये सब टर्म्स को याद कर लेने का। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो वैसे प्रकार के समीकरण जिसमें दो चर हो तथा उस चर का अधिकतम घात 1 हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर से एक बार सुन लीजिएगा या फिर वीडियो को रोक के एक बार उसको पीछे करके जरूर देख लीजिएगा। देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होता है वैसे प्रकार के समीकरण। ये अब समीकरण हुआ क्योंकि इसमें दो पक्ष है और वो समीकरण में दो चर होना चाहिए, इसके साथ साथ उन दोनों चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए, तब वो कहलाएगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। एक जरा हम देखते हैं, यहां देखिए एक जरा, इसका 3x स्क्वायर प्लस 5y बराबर 8, क्या ये दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? थोड़ा यहां देखिए, इसमें तो दो चर है और ये समीकरण भी है, लेकिन ये रैखिक नहीं है। रैखिक का जो वर्ड है इसमें थोड़ा फोकस कीजिएगा। अभी हम इसके बारे में बताएं कि रैखिक तब कहलाता है जब चर का अधिकतम घात 1 होता है। जब चर का अधिकतम घात 1 होगा तभी वो रैखिक कहलाएगा। तो रैखिक होने के लिए चर का अधिकतम घात 1 होना चाहिए। लेकिन जो एग्जांपल हम अभी लिखे हैं उसमें से एक x है चर और दूसरा है y। y का तो अधिकतम घात 1 है, ये रैखिक है, लेकिन x का जो अधिकतम घात है वो 2 है, ये रैखिक नहीं है। मतलब संपूर्ण समीकरण का जो अधिकतम घात है वो 2 है, इसलिए ये रैखिक में नहीं आएगा। तो ये दिमाग में अपना सेट कर लीजिएगा। चीजों को रटने का प्रयास कभी मत कीजिएगा, और हम रटने को बढ़ावा नहीं देते हैं। चीजों का समझ जाइएगा तो ये बहुत इजी तरीके से आप बना सकते हैं। मेरा एक ही काम रहेगा, चैप्टर को अच्छे तरीके से समझाना। उसके बाद आप चैप्टर को खुद से पहले बनाइएगा, उसके बाद हम चैप्टर को वीडियो में बना के अपलोड कर देंगे। अब देखिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग को अब क्या पढ़ना है। हम लोग चैप्टर का हेडिंग से भली भांति परिचित हो गए। दो चर वाले रैखिक समीकरण मतलब जिसमें दो चर होगा, उन चरों का अधिकतम घात 1 होगा, उनमें दो पक्ष होगा, तो उसका नाम हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब थोड़ा यहां ध्यान दीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए जनरल फॉर्मूला है, उसका जनरल साधारण सूत्र उसका होता है, जिसको हर बार दो चर वाले रैखिक समीकरण को उसी रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वो कौन सा है, तो यहां ध्यान दीजिए, ये इसका होता है साधारण सूत्र। ये x प्लस by प्लस c इक्वल्स 0, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक साधारण बनावट है। मतलब दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होंगे वो हमेशा इसी फॉर्मेट में होगा, इसी रूप में होगा। अब यहां थोड़ा नोटिस कीजिएगा एक जरा कि किसका मान 0 हो सकता है, किसका मान 0 नहीं हो सकता है, या फिर कौन सा मान कैसा रहेगा। तो यहां देखिए, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स 0, ये जो मान है ये रैखिक समीकरण का साधारण सूत्र है। हम लोग को जब किताब में हम क्वेश्चन बनाएंगे एक्सरसाइज में, तब वहां देखिएगा कि बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको बोलेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो जब दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखने के लिए बोलेगा तो इसका मतलब है आपको इसी फॉर्मेट में लिखना है। ये फॉर्मेट एक बार दिमाग में सेट कर लीजिए, ये x प्लस by प्लस c इक्वल्स 0। अब यहां नोटिस कीजिएगा, इस फॉर्मेट में कभी भी a का मान 0 नहीं हो सकता है। अब पूछेगा काहे नहीं हो सकता है, तो एक बार नोटिस कीजिए, थोड़ा दिमाग में अपना गौर कीजिएगा कि अगर a का मान 0 हो जाएगा छोटो, तो a का मान 0 होने के बाद पता है क्या होगा, ये टर्म्स ही हट जाएगा, ये पूरा पद हट जाएगा। अगर ये पद पूरा हट गया तो समीकरण में तो केवल एक चर बचेगा। लेकिन हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में। तो a का मान अगर हम 0 कर देते हैं तो बाबू केवल by प्लस c बचेगा, और by प्लस c दो चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसलिए a का मान 0 नहीं होना चाहिए, और a का मान 0 नहीं होता है। दूसरा बात याद रखिएगा, इसी तरह b का भी मान 0 नहीं होगा,
मतलब ए का मान 0 छोड़ के बाकी सारा मान हो सकता है, जैसे 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5 कोई भी मान हो सकता है, लेकिन ए के प्लेस में 0 नहीं होगा। अगर वो 0 होगा तो वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में नहीं आएगा, वो 1 चर वाला रैखिक समीकरण बन जाएगा। इसी तरह आप नोटिस कीजिए बी अगर 0 हो जाएगा तो क्या होगा, तो ये बी का मान अगर हम 0 कर देते हैं तो थोड़ा गौर कीजिएगा, ये दोनों रिलेशन गुना में है, ये दोनों जो चर है वो गुना में है। तो जैसे ही b का मान को यहाँ पे हम 0 कर दे रहे हैं तो b का मान 0 होते ही ये वाला जो टर्म्स है, ये बीच वाला जो पद है बी वाई, ये गायब हो जाएगा, और इसका गायब होते ही ये बच जाएगा ax प्लस सी इक्वल्स 0। और आपको पता है इसमें केवल एक ही चर है, तो ये कहलाएगा एक चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन मेरा चैप्टर का नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण, तो ये थोड़ा गड़बड़ है, इसके मतलब b का मान 0 नहीं होगा। इसके बाद c का मान में थोड़ा देखिए, तो c का मान अगर 0 भी हो जाए या 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, या फिर वो गायब ही हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये रहे या ना रहे फिर भी 2 चर में ही है। देखिए अभी भी 2 ही चर है। अगर c का मान को 0 कर देते हैं, या c के मान को हम लोग 8 कर देते हैं, या c के मान के जगह में 5 कर देते हैं, कोई भी मान को अगर आप c के जगह पे रख देते हैं तो भी ये समीकरण के मान में कोई भी ज्यादा परिवर्तन उसके नाम के साथ में नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी भी c के मान का 0 होने के बाद भी ये जो चर है वो 2 चर में ही रहता है, ये समीकरण 2 चर में ही रहता है। इसलिए c का मान 0 भी हो सकता है, 0 हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, ये फिक्स नहीं कि 0 ही होगा। लेकिन अगर बोला जाए कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 हो सकता है, तो वहां ऑप्शन में लिखा रहेगा a बराबर 0, b बराबर 0 दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है c बराबर 0, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका बताइए कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा c बराबर 0। क्यों? क्योंकि a का मान तो 0 नहीं होगा, b का मान भी 0 नहीं होगा, ये दोनों का मान अगर 0 करते हैं तो ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण से हटके एक चर वाला रैखिक समीकरण में आ जाता है। और किसका मान 0 हो सकता है? तो c का मान 0। c का मान 0 इसलिए होगा क्योंकि c का मान अगर हम लोग चेंज कर देते हैं या 0 कर देते हैं तो इससे समीकरण के नाम में कोई परिवर्तन होने का चांस नहीं है। अब एक बार फिर से नोटिस कीजिएगा इसके साधारण सूत्र पे, जितना भी बात अभी हम यहाँ आपको बताए, आप कोशिश कीजिए वीडियो को एक बार रोकिए और इसको अच्छे तरीके से अपने फेयर कॉपी में लिखिए। आप लिख लीजिएगा तो आपको एक बार वहां पे रिवीजन हो गया, और आप फिर से जब बनाइएगा तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि वीडियो को रोक के अच्छे से इसको समझ लीजिए और उतार लीजिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक के एक बार फिर से रिप्ले कर लीजिए। छोड़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा, आप घर में रहिए और अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करते रहिए। एक बार फिर से यहाँ हल्का से एक बार देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चलेंगे फिर एक्सरसाइज की ओर। ये है साधारण सूत्र, इसका मीन्स इसका जनरल फॉर्मेट है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स 0। यहां ध्यान दीजिएगा, ये जो x है ये चर है और a इस चर का गुणांक के रूप में प्रयोग किया गया है। यहां पे जो y है ये एक चर है और b उस चर का गुणांक के रूप में प्रयोग किया गया है, और c एक कांस्टेंट वैल्यू के रूप में यहां पे इस्तेमाल किया गया है, स्थिरांक के रूप में यहां पे लिया गया है। अब देखिएगा यहां पे वो क्वेश्चन दिया हुआ है 2x माइनस 7 बराबर 8। आपसे बोलेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो आपके दिमाग में ये वाला फॉर्मेट जरूर होना चाहिए। यही है 2 चर वाले रैखिक समीकरण का साधारण सूत्र, या हम बोल सकते हैं कि इसी फॉर्मेट में 2 चर का रैखिक समीकरण रहता है। तो आप इसको उस फॉर्मेट में लिखने का कोशिश कीजिए, इसको उस फॉर्मेट में सजाने का कोशिश कीजिए। देखिए कैसे सजाया जाता है, यहां ध्यान दीजिएगा। यहां पे है 2x मतलब है ax, दिमाग में मेरा चला चाहिए ax, एक मिल गया, उसके बाद होना चाहिए प्लस, तो आप लीजिए प्लस। लेकिन यहां जी बता रहा है -7, तो ये b के मान में कुछ भी हो सकता है, तो हम यहां लिखेंगे -7, यहां y होना चाहिए था, -7 हो गया। उसके बाद यहां लिखिए y, तो हो गया ax प्लस -7y। उसके बाद आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब आना चाहिए प्लस c, लेकिन यहां पे है ब्रैकेट्स के मींस बराबर के उधर 8। अब क्या कीजिएगा, इसको इधर लाइए, इधर लाने के बाद क्या होगा, ये प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में, लेकिन फॉर्मेट बोलता है कि प्लस ही होना चाहिए, तो आप लिखिए प्लस, उसके बाद लिखिए -8 बराबर हो गया 0। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा,
ये जो चीज लिखे हैं आप, ये वही चीज है, केवल फॉर्मेट को हम चेंज कर दिए हैं। ये जो लिखा हुआ चीज है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण के आधार पे लिख दिए हैं, जहां पे 2x प्लस -7y प्लस -8 बराबर 0 है। एक बार और देख लेते हैं, देखिए एक बार और, जैसे लिखा हुआ है 3x माइनस 5y बराबर 7। ये एक क्वेश्चन है जिसको बोला है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए। तो देखिए कैसे लिखेंगे, मेरा दिमाग में बस यही चीज चलना चाहिए, ये x प्लस by प्लस c बराबर 0। ये बात अगर आपका दिमाग में चलता रहेगा तो आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। देखिए कैसे लिखिएगा, 3x इसका मतलब है ax, अब आना चाहिए प्लस, तो लीजिए प्लस, लेकिन यहां पे है -5y, तो ये b के जगह में कुछ भी हो सकता है, तो यहां लिखेंगे -5 ब्रैकेट्स में लगा दीजिए, उसके बाद y का y ही है, तो हो गया ax प्लस by मिल गया। अब चाहिए हमको प्लस c, तो प्लस तो लिखेंगे जी, लेकिन c के जगह में प्लस c नहीं है, ये बराबर के उधर है और ये माइनस प्लस में है। हम जब इधर लाएंगे इसको तो ये हो जाएगा माइनस में, तो करना क्या है, तो लीजिए और ब्रैकेट लगाइए और लिखिए -7। ये इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लस इंटू माइनस जब करते हैं तो माइनस होता है, और अभी भी ये -7 ही है। इसके बाद ब्रैकेट ये बराबर के बाद इधर लिख देंगे 0, और ये हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण में। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो आपसे ये कुछ एग्जांपल है एक्सरसाइज से पहले, वो बहुत अच्छे तरीके से बनेगा। इस चैप्टर में हम लोग को कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा जिसको दो चर वाले रैखिक समीकरण के फॉर्मेट में लिखना है, और जिस तरह अभी हम आपको समझा है उस तरह आपको बदलना है। और इसके साथ साथ आपको दिया रहेगा 2x प्लस 3y बराबर 7, और आपसे पूछेगा कि इसमें से जो गुणांक है उसको लिखिए, मतलब a b c का मान लिखना है। तो बहुत सिंपल है, तुलना कीजिए, ये x प्लस by प्लस c के रूप में, तो इसको उस रूप में लिखने के लिए पहले सजाइए, 2x प्लस 3y प्लस ये प्लस में इधर हो जाएगा -7 बराबर 0। तो जहां a का जो मान है वो है 2, b का मान है वो है 3 और c का मान है -7। तो एक तुलनात्मक क्वेश्चन भी आएगा जहां पे हमको साधारण सूत्र के साथ में तुलना करना है। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको अच्छे तरीके से 1-2 बार वीडियो को देखें और इसका फेयर बना ले। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो एक्सरसाइज में इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। और एक काम आप कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक आप शेयर करें, और जितने भी आपके सर्कल में फ्रेंड्स है उन सभी तक इस वीडियो को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।